हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीएफ एकेडमी के साथ मैं बीके धाकड़ आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी मेंस में उत्तर लिखते समय कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैंने 2019-2022 का मेंस लिखा है और उस मेंस को लिखने से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस आया है और मैं वो एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें हमें कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए, तो वो इस प्रकार हैं। जैसे कि जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हम प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न को पढ़ के सडनली हमारे दिमाग में ये नहीं आ पाता कि हम इसका आंसर कैसे लिखें, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर बहुत सारा दबाव होता है, एग्ज़ाम का दबाव होता है, एक प्रेशर टाइप का होता है। तो उस समय हमारा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन हमें शांति से हमें सोच विचार करना चाहिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न के बारे में क्या समझ होनी चाहिए हमारी, वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नंबर 1, जैसे एमपीपीएससी मेंस में उत्तर लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु कि नंबर 1 क्या है, प्रश्न के प्रकार की समझ। पहला बिंदु ये है, और ये किसी भी एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझ पाए, उसके प्रकार को नहीं समझ पाए, तो फिर आप आंसर नहीं लिख पाएंगे और आपका आंसर एक व्यवस्थित आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप प्रश्न को ढंग से पढ़ें और उसे समझें, उसके प्रकार को समझें। जैसे मैं एक आपके साथ उदाहरण शेयर करता हूँ। जैसे प्रश्न है WTO के कार्य एवं उसके महत्व को समझाइए। तो यानी इसमें प्रश्न में उसने 2 चीज़ें पूछी हैं कि पहला तो आपको कार्य पूछा है और अगला क्या पूछा है उसने, उसका महत्व क्या है। तो यानी WHO के वर्तमान उसके जो कार्य हैं वो कार्य क्या क्या हैं, उसका डायमेंशन अलग बनेगा, उसका आंसर तो आपको लिखना ही लिखना है। यानी यहाँ पे प्रश्न 2 भागों में है, पहला उसका कार्य है और दूसरा है उसका महत्व। तो आपको यहाँ पर प्रश्न को समझ के उसके बाद में आपको आंसर लिखना है। यानी प्रश्न यदि समझ में आ गया तो आपने अपने दिमाग में क्या कर लिया, उसका प्रारूप तैयार कर लिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है उत्तर का प्रारूप। अब जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि WTO के कार्य एवं उसके वर्तमान महत्व को समझाइए। तो यानी कि उसका अब जैसे ही आपने पढ़ा और उसे प्रश्न को अच्छे से समझ लिया, यानी उसमें उसने क्या बोला है कि उसके कार्य को बताना है और उसके महत्व को बताना है। यानी हमें WTO जो है उसे 2 भागों में लिखना है। तो प्रश्न में कार्य पूछें और महत्व पूछा है, उसी पे हमें यानी इसका हमारे दिमाग में क्या बन जाना चाहिए, प्रारूप बन जाना चाहिए। प्रारूप मतलब एक प्रकार का हमने अपने दिमाग में उसका स्ट्रक्चर बना लिया, चित्र बना लिया, इमेज हमने यानी दिमाग में उसको जो है हमने बना ली कि हमें प्रश्न लिखना क्या है, कैसे लिखना है। तो ये है। अगला क्या है, तीसरा पॉइंट है अनुपातिक विभाजन। अनुपातिक विभाजन का मतलब ये है कि WTO के कार्य एवं महत्व को समझाइए। अनुपातिक, अब जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कार्य अनुपातिक मतलब कि एक प्रकार से आपको कार्य और महत्व पूछा। अब आपने क्या कर दिया कि मान लो यही प्रश्न उसने 2 नंबर में पूछा है, 3, क्योंकि 2 नंबर में तो पूछेगा ही, 2 नंबर में आप क्या लिखोगे, उसके कार्य और महत्व क्या लिखोगे, वो पूछेगा आपसे 7 नंबर में या 10 नंबर में। अब यदि 10 में पूछा है तो आप उसका पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन मतलब पहले आप उसे एक प्रस्ताव में यानी कि एक तरीके से उसका
जो है सामान्य जानकारी दोगे। फिर WTO के कार्य लिखोगे, फिर आप उसका महत्व लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे, मतलब उपसंहार लिखोगे। यानी उसका आपने क्या कर लिया, एक प्रकार से एक अनुपातक विभाजन कर लिया। यानी कि कार्य सबसे ज़्यादा उसमें पूछा क्या है, कार्य पूछे हैं, महत्व पूछा है, तो हमें इन पे ही ज़्यादा फोकस करना है। अब ऐसा ना हो कि हम उसका परिचय ही देते रहें, प्रस्तावना ही देते रहें, उसका वेटेज हमने बहुत ज़्यादा रख दिया और जो पूछा है वो आपने कम बताया, यानी उसका आंसर आपने कम लिखा। यानी कार्य यदि पूछे हैं तो आप कार्यों को एक ऐसे अनुपातक विभाजन में रखिए, उसका एक इतना मतलब बताइए कि कम से कम उसका वेटेज अच्छा होना चाहिए। जो पूछा है उसे आप ज़्यादा लिखें, और जो नहीं पूछा है उस पर आप ज़्यादा शब्द ना लिखें, ज़्यादा समय, क्योंकि उसमें हमारी समय की बर्बादी होगी। जो अनावश्यक जानकारी दोगे, जो पूछा गया है उसी को आपको लिखना है, उसका वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि कार्य पूछें तो कार्य बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, उसका वेटेज ज़्यादा हो। महत्व पूछा है तो महत्व का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। और अन्य जो जानकारी है यदि आपको है तो आप उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिख सकते हैं। तो जो पूछा है उसी को लिखें, उसका वेटेज ज़्यादा लिखें। अब लिखें टू द पॉइंट। अगला पॉइंट है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब है, जैसे मान लो महावीर हमारे क्या है, महावीर। अब महावीर स्वामी ये आ गए, तो हम इनके बारे में क्या लिखेंगे। तो टू द पॉइंट वाले जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर 2 नंबर में, 7 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब टू द पॉइंट का मतलब ये है कि जो पूछा गया है उसकी ही जानकारी दें, अनावश्यक जानकारी ना दें। जैसे महावीर स्वामी पूछे हैं तो हम लिखेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। जिनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना की है। तो यानी कि जो पूछा गया है वो लिखें। अब जैसे मान लो पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या लिखोगे, क्या घुमा फिरा के लिखोगे। तो उसमें जो पूछा है उसने पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हमें पता है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडवेन ऑस्टिन है। तो हम एक शब्द में आंसर लिख देंगे और अनावश्यक आपको इसमें लिखना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि उसने डायरेक्ट पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम बताएंगे K2। तो K2 भारत की सबसे ऊंची। अब इसके बाद आप क्या लिखो, लिखते रहो, क्योंकि आंसर तो आपको इस एक शब्द पे भी मिल जाएंगे। और कोई जो है समय सीमा 2 नंबर के प्रश्नों में 20 शब्द है, तो 20 शब्द लिखते रहो आप, समय की बर्बादी। जबकि उसने पूछा कितना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, आंसर है K2, ख़त्म। ठीक है, टू द पॉइंट का मतलब ये है। और 7 नंबर में भी यदि जैसे मान लो पूछ लेता है, क्या पूछ सकता है, यानी एक उदाहरण अपन ले सकते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों का वर्णन कीजिए। तो अब खाद्यान्न फसलों का वर्णन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों का वर्णन कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे भारत में बहुत सारी फसलें बोई जाती हैं, भारत तो विशाल देश है, कृषि प्रधान देश है। तो आप इंट्रोडक्शन ना बनाएं, 7 नंबर पूछा है, टू द पॉइंट रखते चले जाओ आप कि भारत एक विशाल देश है जो मानसूनी जलवायु के लिए जाना जाता है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। उनमें से प्रमुख खाद्यान्न फसलें इस प्रकार हैं। तो हम खाद्यान्न फसलों पर डायरेक्ट आ जाएँ। अब आप इस पे ऐसा नहीं है कि आप अनावश्यक जानकारी देते रहें। अब उसने जो पूछा है वो आपने बताया नहीं, और जो अनावश्यक है वो जानकारी आपने ज़्यादा दे दी, तो नंबर इसके आपको मार्किंग जो है वो कम होगी।
इसलिए आपको ध्यान देना है कि हमें टू द पॉइंट लिखना है। जो पूछा है वो आप प्रमुख खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ, चावल आप लिखते चले जाएँ। खाद्यान्न फसलों मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, ये आपकी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हो जाएंगी। इनके बारे में आप बताते चले जाएंगे। ठीक। अगली बात, पुनरावृत्ति से बचना। अगला क्या है पॉइंट? पुनरावृत्ति से बचना। अब यहाँ पे हमें अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि आंसर लिखते समय वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वो अब जो आंसर लिख रहे हैं वो पुनरावृत्ति आगे कर देते हैं। तो हमें पुनरावृत्ति से बचना है क्योंकि इसकी मार्किंग नहीं होती। अब कुछ बच्चे, इसका उदाहरण मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे मान लो फसलें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, प्रमुख फसलों को समझाइए। तो अब जैसे कोई स्टूडेंट ने भारत का नक्शा बना लिया, तो ये हमने भारत का नक्शा बनाया, ठीक है, ये भारत का नक्शा बन गया और इस तरीके से आपका, और इसमें उन्होंने बता दिया कि ये कपास का क्षेत्र है, ये गेहूँ, चावल, गन्ना का क्षेत्र है, ये गन्ना का क्षेत्र है, ये चावल का क्षेत्र है, ये चाय का क्षेत्र है। अब हमने इसमें चाय, यहाँ पे खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ, चावल वगैरह, ये चाय, ये चावल, ये गन्ना, ये कपास। अब इसमें हमने यहाँ जब इन फसलों को चित्र बना के दर्शा दिया, अब इन्हीं को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप पॉइंट डाल के आप यहाँ पे उनको समझा रहे हैं। तो ये पुनरावृत्ति से हमें बचना है। हमने जब यहाँ पे चित्र बना के यहाँ दर्शा दिया है तो हमें इधर इनको डिटेल में लिखने की क्या ज़रूरत है। वो तो जांचने वाला जो है वो समझ गया यहीं पे कि यहाँ पे, अब आप पुनरावृत्ति ना करें, यानी इससे आपको बचना है, इसकी मार्किंग आपको नहीं होगी। अगली बात है प्रस्तावना और उपसंहार। यानी कि उपसंहार और प्रस्तावना की ज़रूरत कहाँ होती है? क्या 2 नंबर के प्रश्नों में हो सकती है? नहीं, क्योंकि वहाँ स्पेस कितना है? वहाँ स्पेस है 20 शब्द, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 लाइन मिलेंगी। और जो 7 नंबर का प्रश्न है उसमें आपको 6 लाइन या 7 लाइन मिलेंगी, आधा पेज मिलेगा लगभग। तो यानी कि प्रस्तावना की ज़रूरत ना तो हमें 7 नंबर में है, हाँ डिपेंड करता है 7 नंबर का प्रश्न पूछा कैसे, उसमें उपसंहार और प्रस्तावना तो बनेगा ही नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रस्तावना लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, परिचय लिख सकते हैं उसमें 7 नंबर में। लेकिन ज़्यादातर जो 7 नंबर के प्रश्न हैं वो आपको टू द पॉइंट ही लिखने हैं, उसमें भी प्रस्तावना उपसंहार की ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर का जो प्रश्न है उसमें स्पेस ज़्यादा है, उसमें 2 पेज मिलेंगे और उसमें आपको उपसंहार और प्रस्तावना की ज़रूरत है। यानी आपको पहले जो है इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, जैसे WTO के कार्य एवं महत्व को समझाइए। अब तो हम इसमें 10 नंबर में यदि पूछा है तो हम क्या करेंगे, प्रस्तावना देंगे, परिचय देंगे WTO का। तो प्रस्तावना हमने WTO का अब लिखना नहीं है कि प्रस्तावना हम लिख के और ऐसे डैश लगा के लिखेंगे प्रस्तावना डैश और लिखना नहीं। आप शुरुआत करिए और जो है परिचय दीजिए, लगभग 3 से 4 लाइन में लिख सकते हैं आप, या 3, हद से 3 या 4, ज़्यादा ना दें उसमें समय, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बस। उसके बाद में आप थोड़ा स्पेस दें। उसके बाद में जो पूछा है, कार्य पूछा है कि WTO के कार्य, उस पर ध्यान दें, उसे ज़्यादा लिखें। फिर उसने महत्व पूछा है तो महत्व को लिखें, उसके बाद में आप उपसंहार लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको डायमेंशन बनाना पड़ेगा। ये मान लो हमारी कॉपी है, ठीक, ये हमारी कॉपी है, ये 2 पेज हमें उसमें मिलेंगे, तो हमने 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यहाँ तक हम क्या करें, प्रस्तावना लिख दें। अब ये हम खाली यहाँ छोड़ें और यहाँ से हम लिखें कार्य। अब ये हमने हेडिंग डाल दी कार्य। अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके लगभग 7 कार्य। फिर हम यहाँ महत्व डालें, ठीक है।
अब हम यहाँ महत्व हेडिंग डालें और महत्व लिखें 1 2 3 4 5 6 और हमने ये महत्व लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करें, जो है एक स्पेस दें, इतना खाली स्पेस दें और अब यहाँ से हम 1 2 3 लगभग इतना क्या कर दें, हम जो है उपसंहार लिख दें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अच्छा आंसर हो जाएगा, सुंदर दिखेगा, कॉपी भरी हुई दिखेगी, तो पेज भर जाएंगे, खाली भी नहीं छोड़ना है हमें। अब अगली बात क्या है, अगला पॉइंट जो है वो है विविधता। विविधता का मतलब ये है कि आपने जो प्रश्न लिख रहे हो वो मतलब उसका जो आंसर है उसमें विविधता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक ही डायमेंशन पर लिखते चले जा रहे हैं, हम एक ही प्रकार की नॉलेज देते चले जा रहे हैं। उसमें आपके तथ्य भी होने चाहिए, उसमें आपकी उसकी सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, वर्तमान जो है उसकी वर्तमान की जानकारी हो। जैसे WTO तो उसकी स्थापना कब हुई वो लिख दें, और उसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं, फिर कार्य क्या हैं, उसके महत्व क्या है, वर्तमान में उसकी महत्ता क्या है, प्रासंगिकता क्या है। तो वर्तमान से, इतिहास से और भविष्य में क्या होगा, भविष्य में उसकी क्या जो है महत्व हो सकता है, उस पर भी आप प्रकाश डालें। तो यानी उसके इतिहास, वर्तमान और भविष्य से जुड़े हुए आपके जो हैं आंकड़े होने चाहिए। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। यानी विविधता होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छी मार्किंग होने की संभावना रहती है। अगली बात है समय प्रबंधन। यानी कि जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हर बच्चा, हर स्टूडेंट यही कहता है कि यार समय कम पड़ गया, यदि समय होता तो मेरे प्रश्न नहीं छूटते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड और आपकी रणनीति पर। आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको समय कम पड़ेगा ही नहीं। अगर स्पीड नहीं है तो फिर यदि आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, और रणनीति अच्छी होगी तो भी समय कम नहीं पड़ेगा, तो भी आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि स्पीड नहीं है तो रणनीति बनाओ आप, और किस रणनीति के तहत आप चलोगे उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपके सारे प्रश्न आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और प्रश्न यदि आप छोड़ कर आते हैं तो आप सिलेक्शन से दूर जाते हैं। यानी सिलेक्शन तभी होगा जब आप सारे के सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करोगे। तो रणनीति और स्पीड ये दो महत्वपूर्ण है समय प्रबंधन में, क्योंकि रणनीति यदि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो रणनीति अच्छी हो, रणनीति अच्छी नहीं है तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो दोनों अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रणनीति भी बेहतर होगी तो अच्छी मार्किंग होगी, और अच्छी स्पीड होगी तो भी आप अच्छी मार्किंग करने में सफल हो पाओगे। अगली बात है स्पेस मैनेजमेंट। स्पेस मैनेजमेंट मतलब कि जैसे मान लो ये हमारे 10 नंबर का प्रश्न है और ये हमें 2 पेज मिलेंगे, ये 2 पेज मिलेंगे। अब ये हमारे लिए 2 पेज हैं, जगह है, तो हम इसका मैनेजमेंट कैसे करें। मान लो कोई प्रश्न है और हमारे पास उतना मैटर नहीं है कि हम उससे लिख पाएँ, तो हम इसको कैसे मैनेज करें। जैसे WTO था, WTO के कार्य और महत्व। अब कोई स्टूडेंट उसको जो है एक ही पेज में लिख सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1.5 पेज में, यानी आधा पेज तो खाली रहेगा, और आधा पेज जब वो भरा हुआ नहीं हुआ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। यानी इसको कैसे मैनेज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसके कार्य लिखिए, कार्य लिख दिए, फिर हमने महत्व लिख दिया, वो महत्व 6-7 पॉइंट यहाँ लिख दिए, स्पेस दिया, फिर हमने उसमें उपसंहार लिख दिया। तो हमने ये स्पेस का क्या कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया अच्छे से। तो पेज खाली भी नहीं दिख रहा है, भरा हुआ दिख रहा है, तो ये हमने उसका मैनेजमेंट किया है। और ये सब कब होगा, जब आपकी रणनीति अच्छी हो। तो ये मेरा क्या था, छोटा सा आपके लिए सजेशन था। जो भी MPPSC मेंस लिख रहे हैं वो बच्चे
देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा यदि आपका साथ मेरे लिए मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं। वर्तमान में मैं भी दे रहा हूं मेंस, तो मैंने जो भी मेंस लिखे हैं उनसे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। 2 नंबर के प्रश्न कैसे लिखने हैं, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और 7 नंबर का प्रश्न कैसे लिखना है उस पर भी मैं आगे चर्चा करूँगा। और 10 नंबर का प्रश्न तो मैं अगली वीडियो जल्द लेकर आऊँगा आपके साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।